Hello and welcome back, guys. Today we're going to start with the third function of management, that is staffing. Correct. Until now we have seen the two functions of management in chapter 2, that is planning and organizing. Over there we tried to understand the planning and organizing with the help of meaning, few definitions and the importance given under the test book. What we do in planning, correct? In planning we decide what is to be done, right? है ना? हम प्लानिंग में क्या डिसाइड करते हैं, क्या करना है. देन अंडर ऑर्गेनाइजिंग वी डिसाइड दैट हाउ इट इज़ टू बी डन. प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या करना है. ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है. प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है हमको. And in staffing, that is the third function which we're going to cover today, correct, with the help of meaning and definition. In staffing, we decide that who is going to do it. Planning, what is to be done. Organizing, how it is to be done. And staffing help us to find out that who is going to do it, correct. So once the plan has been decided, where we set the organizational goal, जहाँ पे हम organizational long term goals को क्या करते हैं, determine करते हैं and further अपने activities carry forward करते हैं, pursue करते हैं just in order to achieve those desired goals, correct, जो predetermined होते हैं. So once the plan has been decided, where we have set the organizational goal, on that basis we set the organizational structure. हम क्या करते हैं, organizational structure decide करते हैं. And on that we can have a clear idea. Once organizational structure has been determined, after that you can have the clear idea as to what kind of human resource you will be requiring, correct hai? How many number of people will be requiring to hire in order to achieve our goals in effective and efficient manner. एक बार organizational structure determine हो गया, then it will make your idea very clear कि आपको कितने पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेबर आपको ज़रूरत है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो. कितने नंबर ऑफ लेबर्स की आपको ज़रूरत है, क्या क्वालिटी ऑफ लेबर्स की आपको ज़रूरत है, करेक्ट है. ये आप क्या कर सकते हो, ईजिली फिगर आउट कर सकते हो वंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज़ बीन ड्रॉन अप, चॉक्ड अप. सो हाउ वी डू दैट, आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है. हाउ कैन वी नो दैट कि कैसे पता चलेगा कि क्या क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय कहाँ अपॉइंट करना है या इसको कौन से डिपार्टमेंट में डालना है. यहाँ पे हमारी हेल्प करता है, दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग, करेक्ट है. सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें स्टाफिंग की, करेक्ट है, सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट टू मेक अ लेमैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट स्टाफिंग इज़, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टाफिंग इज नथिंग बट इट इज पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम. सही इंसान को सही जगह सही काम पे बिठाना, करेक्ट है. दैट इज एक लेमैन्स लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग, करेक्ट. मीन्स अ पर्सन शुड बी वेल सूटेड फॉर द जॉब. जिस इंडिविजुअल को आप सिलेक्ट करोगे वो अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन, करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस सब क्या होना चाहिए, 100% अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ परफेक्ट बैलेंस और अ मैच बिटवीन द जॉब एंड द राइट पर्सन, करेक्ट. जॉब और जिस पर्सन को आप उस जॉब के लिए अपॉइंट कर रहे हो उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है. दैट पर्सन शुड बी एबल टू सेटिस्फाई दी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब. जैसे कि एक टीचर की बात करते हैं, करेक्ट है. अगर स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा, बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट जो है या जॉब स्पेसिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगी. द टीचर और द पर्सन हु इज़ गोइंग टू अप्लाई फॉर द टीचर्स जॉब इन अ स्कूल, उसका बैचलर का डिग्री क्लियर होना चाहिए, करेक्ट है. डीएड क्लियर होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन. अलॉन्ग विद दैट टीटी का एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए. नो टेक एन एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है, दैट पर्टिकुलर वो बंदा ये सारी डिग्रीज पजेस करता है, बैचलर रेट भी है, उसने डीएड भी किया है, उसने टीईटी भी किया है और सारे एग्जाम्स में उसने एक्सीलेंसी से एग्जाम्स को क्या किया है, क्लियर आउट किया. बट इवन इफ द पर्सन हैज़ ऑल दिस क्वालिफिकेशन एंड इफ ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल द क्लास, ही कैन नॉट बी अ गुड टीचर. इतने सारे क्वालिफिकेशंस है उसके पास, हर एग्जाम को उसने एक्सीलेंसी से क्या किया है, क्लियर किया है. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये सब चीज़ें होने के साथ बाद भी अगर वो क्लास मैनेज नहीं कर पा रहा है,
सो आप कैसे कंटेंट डिपार्ट करोगे अपने स्टूडेंट्स को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है फॉर अ टीचर इज टू हैंडल द क्लास. वंस यू हैंडल द क्लास देन योर जॉब बिकम्स ईजियर. करेक्ट है? तो फिर आप जो भी बोलोगे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. बट टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू हैंडल द क्लास, हाउ यू गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर इन दैट पर्टिकुलर क्लास? करेक्ट? तो आपका जॉब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो ऑल्दो यू हैव सो मेनी नंबर ऑफ डिग्रीज, आप एक अच्छे टीचर नहीं हो. क्यों? क्योंकि आप क्लास मैनेज नहीं कर सकते. सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट जॉब के लिए राइट पर्सन, राइट इंडिविजुअल को चूज करना, सिलेक्ट करना. जैसे कि एक आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ डिग्री, करेक्ट है, आपने क्लास मैनेज कर ली, बट जब आप कंटेंट एक्सप्लेन करते हो यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स. करेक्ट? स्टूडेंट्स आप इतना हाई लैंग्वेज में या इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेनेशन देते हो कि स्टूडेंट्स बेचारे जो आ रहा है वो भी भूल जाए. तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ ना. वाई टीचर्स आर देयर? करेक्ट? टीचर्स आर देयर टू मेक द जॉब ऑफ द स्टूडेंट्स सिंपल. उनके जॉब को सिंप्लीफाई करने के लिए हम टीचर्स होते हैं. करेक्ट है? तो अगर हम उनके जॉब को और ज़्यादा क्रिटिकल कर देंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मिंगल कर देंगे, उनका फोकस ही नहीं आ पाएगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या आपके पर्टिकुलर लेक्चर में. दे माइट बी गोइंग टू सिट इन टू योर लेक्चर बाय ओपन आइज, बट अंदर उनका कुछ और ही चल रहा होगा या विद ओपन आइज वो सो रहे होंगे. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ योर एक्सप्लेनेशन, विद द कंटेंट नॉलेज जो आप डिपार्ट कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि जब वो एक्सप्लेन करता है, व्हेन वी गिव द एग्जाम्पल्स, वी शुड grab the examples from the students within themselves only, so that they can easily connect themselves with the content explanation. करेक्ट है? सो अगर कोई टीचर ये करने में सक्सेसफुल नहीं होता है, सो नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ डिग्रीज यू आर होल्डिंग, उन डिग्रीज का कोई यूज नहीं है. करेक्ट? इट इज गोइंग टू बी वेस्ट. So here what I want to tell you guys, that staffing is all about having the right person at the right job at the right time. Staffing is all about having the right person at the right job and at the right time. It includes estimating the manpower requirement. आप कैलकुलेट करते हो कि कितने नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की आपको ज़रूरत है. करेक्ट है? फिर अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, प्लेसमेंट्स होती है, डेवलप करते हो आप एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को. करेक्ट? एनहांस करते हो. नीडेड इफ़ नीडेड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, प्रमोशंस होता है, करियर प्लानिंग की जाती है जो HR डिपार्टमेंट करता है, और आप एम्प्लॉयज़ को क्या करते हो, एज पर देयर वर्क कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करते हो. तो स्टाफिंग इंक्लूड्स ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स. करेक्ट है? जो फर्दर हम स्टाफिंग प्रोसेस में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं. Now, when we talk about staffing, it is not a one-time activity. It is a continuous activity in the organization. Staffing का जो process है ये continuous है. One-time activity नहीं कि एक बार implement कर लिया खत्म हो गया. एक बार circle complete होगा, फिर से इसका ये circle क्या होता है, start होता है और end होता है. It goes on, goes on, goes on and goes on. ये never ending process है staffing. करेक्ट है? So in order to start any organization, कोई organization अगर हमें start करनी है, करेक्ट है? So basic requirement क्या होगी? Basic requirement होगी लेबर फोर्स, कैपिटल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी. करेक्ट है? अब अभी इनमें से अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है वो सबके पास है. करेक्ट है? जो कैपिटल है किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, लेकिन सबके पास होगा. रॉ मटेरियल, द वन हु इज़ केपेबल इनफ टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल सारे के सारे परचेज करेंगे. सो द पॉइंट इज़ कि जित कैपिटल की बात करो या आप रॉ मटेरियल की बात करो या आप टेक्नोलॉजी की बात करो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबके पास हैं. दैट मीन्स योर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो हैव इट. करेक्ट है? सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स? यहाँ पे एक्टिव होते हैं हमारे लेबर फोर्स. कैपिटल सबके पास होगा, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा. करेक्ट है? सो द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू गिव इन कॉम्पिटिटिव एज to the organization is the human force, human resource. करेक्ट है? आपका लेबर फोर्स. दैट इज द काइंड ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. किस तरीके के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. इफ़ यू हैव द वेल डेडिकेटेड, लॉयल, मोटिवेटेड लेबर फोर्स हु आर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एवरी डे. करेक्ट है? आपके एम्प्लॉयज़ 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, 100% एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एवरी डे. They believe in the particular phrase that there is a scope for room for improvement for everyone. No one is perfect 100%. करेक्ट है? अगर वो इस फंडे पे वर्क कर रहे हैं और वो हर दिन कुछ नया सीख के अपनी एफिशिएंसीज को एनहांस कर रहे हैं, बूस्ट अप कर रहे हैं. करेक्ट है? सो डेफिनेटली विद दिस काइंड ऑफ पीपल, विद दिस काइंड ऑफ लेबर फोर्स, करेक्ट है, इतने डेडिकेटेड लेबर फोर्स अगर आपके एम्प्लॉयज़ में हैं हु आर रेडी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एवरी डे, तो शेयरली
surely you're going to be on the top very soon. You're going to get the edge over your competitors into the business environment. So that's why जो हमारा स्टाफिंग होता है ये बहुत important होता है, because this function is very carefully, you will have to implement or perform this function very carefully to make sure that you are choosing the right person who are meant for the job that we are looking for. जिस जॉब के लिए आप इंडिविजुअल्स को सोच कर रहे हो, जिसको भी आप चूज करोगे, यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये इंडिविजुअल उस जॉब के लिए परफेक्ट बंदा है, इससे अच्छा बंदा कोई और इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए हो ही नहीं सकता. करेक्ट. सो इज इन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि अभी मैंने बोला था ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है? करेक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एवरी नाउ एंड देन वैकेंसीज आती रहती हैं. वैकेंसीज क्यों आती है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन हुआ तो उसने वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई? वेकेंट हो गई. करेक्ट है, उसकी पोजीशन वेकेंट हो गई. एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया. करेक्ट है, आप बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग फॉर अ मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. पुराने एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया. करेक्ट, वो रिटायर हो गया, उसकी पोजीशन क्या हो गई? वेकेंट हो गई. किसी ने रिजाइन कर दिया, कहीं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसने रिजाइन कर दिया. करेक्ट है. सो ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती है, अराइज होती रहती है. सो इन ऑल दिस सिचुएशन स्टाफिंग हेल्प टू फिल अप द गैप्स. करेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का जो गैप आ जाता है, स्टाफिंग हेल्प करता है इन गैप्स को फिलअप करने में बाय पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे स्केल. करेक्ट है, एम्प्लॉयज़ का जो क्वालिफिकेशन है, उनका स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, जॉब स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए स्टाफिंग हेल्प करता है कि वो राइट जॉब के लिए राइट इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करे और उनको राइट पैकेज क्या करें? ऑफर करे, सो दैट यू कैन होल्ड योर एम्प्लॉय फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होते हैं? एक वैल्यूएबल असेट होते हैं. क्लियर? Now let's try to understand staffing with the help of your definition given in our test book, HSC syllabus. The first definition has been given by Mr. Theo Heyman. Now, according to him, the staffing function pertains to the recruitment. आप क्या करते हो? रिक्रूटमेंट करते हो, आप इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हो टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब जिसकी वैकेंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आई है. देन अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट, जितने भी आपके पास एप्लीकेशन आते हैं, आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, स्कोप देते हो फॉर द डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज आप उनको कंपनसेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स. करेक्ट है, of the subordinate managers. So according to Hyman, the staffing function pertains to the recruitment. Staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of the subordinate manager. Now moving towards the next definition given by Professor Luther Glick. According to him, staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining the favorable conditions of work. Staffing is a kind of function जो डायरेक्टली क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है. जो डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है, उनको अपॉइंट करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, डेवलपमेंट के स्कोप प्रोवाइड करता है. सो लूथर ग्लिक इज ट्राइंग टू टेल अस दैट स्टाफिंग इज अ होल पर्सनल फंक्शन जहाँ पे वी ट्राई टू डेवलप द इंडिविजुअल एज एन एम्प्लॉय इन टू द ऑर्गेनाइजेशन by giving them the training and maintaining the favorable conditions of work for the employees so that they can retain into the organization for a longer period of time. क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? हमारे असेट्स होते हैं, वैल्यूएबल असेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन कमिंग टू द थर्ड डेफिनेशन गिवन बाय एस बेंजामिन. Now according to S. Benjamin, staffing is the process involved in identifying what? Identifying the number of individuals, number of labor force you will be requiring in order to achieve the organizational goal. Assessing, placing, evaluating and directing the individuals at the work. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द वर्क, उनको आइडेंटिफाई करना, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में रिगार्डिंग द पोटेंशियल स्किल एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज प्लेस करना. वंस दे हैव बीन प्लेस टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उनको डायरेक्शंस पास ऑन करना, मोटिवेट करना, करेक्ट है, गाइडेंस प्रोवाइड करना, एंड आफ्टर दैट उनकी परफॉर्मेंसेस को क्या करना? इवैल्यूएट करना. एंड इफ़ यू फाइंड एनी लैकिंग ब्रिक्स, उसको देयर एंड देन ओनली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, सो दैट आप विद इन द पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना गोल क्या कर सको? अचीव कर सको.
करेक्ट है. नाउ टिल हियर the content is given, the content is present in your HSC board syllabus textbook, correct है. टेक्स्ट बुक में इतना दिया है. Now the next slide which I'm going to add on is the process of staffing, which is not given in your textbook, but if you're trying to understand the staffing function, correct है. फ्यूचर में आप जब कंपनीज के साथ एसोसिएट करोगे, एज अ मैनेजर आप कंपनीज ज्वाइन करोगे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. सो इट इन्वॉल्व सर्टन स्टेप्स, करेक्ट है. स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन एन इफेक्टिव मैनर. So although it is not given into the textbook, we're going to have a short brief introduction or the summary regarding all these points, so that at least आपको एक idea हो कि what the process of staffing is all about. Correct? Let's just start with the process of staffing. The very first step in the process of staffing is forecasting the requirement of the human resource. Forecasting the requirement of human रिसोर्स, करेक्ट है. यहाँ पे वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वी विल बी रिक्वायरिंग टू हायर, करेक्ट है. कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमको ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ गोल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. और एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हायर करने की ज़रूरत है हमको ओवरऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द गोल. और दूसरी चीज़, एट प्रेजेंट आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं. इन दो चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद वी ट्राई टू फाइंड आउट द गैप बिटवीन दिस टू थिंग्स. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल हेल्प यू आउट टू फाइंड दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यू नीड टू हायर मोर. कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए. टेक एन एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश माई प्रोडक्शन प्रोसेस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम आई रिक्वायर द 250 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. मुझे 250 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है अपना टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट है. अब मैं फाइंड आउट करूँगी कि अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं, कितने वर्कर्स हैं, ठीक है. तो आफ्टर कैलकुलेशन आई केम टू नो कि 150 एम्प्लॉयज़ आई ऑलरेडी हैव. तो दैट मीन्स 250 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 150 मेरे पास है. तो डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, दैट मीन्स आई रिक्वायर टू हायर 100 मोर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश माई गोल. तो फोरकास्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में हम फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ you will be requiring in order to accomplish your goal. First thing. Second thing, how many number of employees at present you have in the organization. Second. Third thing, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं सो दैट हमको एक क्लियर कट पिक्चर मिलता है कि हमको और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितना लेबर फोर्स हमको और हायर करना है. देन कमिंग टू द रिक्रूटमेंट इज द we can say that it is a process of motivating the people to apply for the vacancies existing in the organization. यहाँ पे हम advertisement करते हैं, see this and this kind of organization it is dealing with this and this, correct. at present हमारा ये position है, हमारी profitability है, हम एक sound financial base enjoy करते हैं, हमारा goodwill अच्छा है market में. So हमारी organization में अभी we have the vacancies. इस पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए हमारे पास वैकेंसीज़ है. तो आप पॉजिटिव वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसीज अराइव हुई हैं उनको पोर्ट्रे करते हैं सो दैट मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वालिटी पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट. थर्ड स्टेप है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये जनरली बहुत लेंदी होता है, करेक्ट. यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट में आए सारे के सारे रिज्यूमेस को क्या करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं बाय कीपिंग इन अ माइंड जॉब स्पेसिफिकेशन, करेक्ट है. बाय कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द जॉब. हम सारे के सारे जितने भी रिज्यूमेज आए हैं उनको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं. फिर उसमें से जो मोस्ट सूटेबल हमको लगता है हम उसका बंच अलग निकालते हैं. अब उस बंच के लोगों के साथ हम क्या करते हैं, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट या जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नेचर में वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अप्लाई किया है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस बिजनेस के बारे में कितनी जानकारी है, करेक्ट है. हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जहाँ पे हम उसकी एबिलिटी टू लर्न द न्यू थिंग्स क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं. वो बंदा अडेप्टेबल है भी या नहीं है. रिजिड बंदा अगर है, करेक्ट है, ही इज़ नॉट एबल टू अडॉप्ट द चेंजेस, तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट दी फ्लेक्सिबिलिटी.
कभी भी आपका बिजनेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। आप उसमें एवरी नाउ एंड देन क्या करते हो, चेंजेस करते हो। तो अगर बंदा चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो आप उसको हायर नहीं करोगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर क्वालिटी हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं उसका इमोशन क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, अगर बंदे में पेशेंस है या नहीं है, करेक्ट है। एज अ टीचर आप क्लास में एंटर करते हो, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन अगर 2 बार पूछ लिया तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं इसको एक बार से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे इरिटेशन होता है, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक बार में समझ गए तो ठीक है, मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन करूँगी, देन यू आर नॉट अ गुड टीचर, करेक्ट है। एज अ टीचर इट इज़ योर जॉब टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड इन देयर ओन वे टिल द टाइम उनको समझ में नहीं आता। अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग वेज को ऑप्ट करो और मेक श्योर करो कि जब तक स्टूडेंट को समझ नहीं आता यू आर नॉट गोइंग टू लीव द क्लास, वो एक अच्छा टीचर होता है, करेक्ट है। सो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग टू डील विद द एन नंबर ऑफ अदर एम्प्लॉयज। अगर आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हो तो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ आपको डील करना होगा। समटाइम्स आपको एट द टाइम ऑफ डीलिंग विद द बॉस इरिटेट है या गुस्से में है, आपने काम गलत कर लिया तो उसकी डांट भी सुननी पड़ती है, करेक्ट है। सो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। सो इन क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए आप पर्सनालिटी टेस्ट करते हो। फिर ट्रेड टेस्ट होता है एक, जहाँ पे आपके प्रेजेंट स्किल्स को चेक किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट होता है जहाँ पे आपको एक प्रेजेंट सिचुएशन दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में और आपको उसमें बोला जाता है कि नाउ डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है, करेक्ट है। सो वहाँ पे आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हो, आप कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपका इंटरेस्ट एरियाज क्या है वो फाइंड आउट किया जाता है। फिर आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। आपने अपने रिज्यूमे में जो रेफरेंस डाला होता है, करेक्ट है, उन रेफरेंसेस को क्रॉस चेक किया जाता है, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को क्रॉस चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दोस रेफरेंसेस। आप कहाँ काम करते थे, आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा था, आपने क्यों जॉब छोड़ा, आपने छोड़ा या आपको निकाल दिया, सारी चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाता है अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस। एंड द वन हु कम्स आउट, उसका अच्छा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है आपका, आपकी फिजिकल कंडीशंस को भी चेकआउट किया जाता है विद आप फिजिकली और मेंटली केपेबल इनफ हो या नहीं हो टू डिलीवर एंड टू रेंडर योर सर्विसेज, करेक्ट, टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और इन सब प्रोसेस को क्लियर आउट करने के बाद ही आपका सिलेक्शन क्या किया जाता है, अगर आप सबको पॉजिटिवली क्लियर आउट कर देते हो तो आपको क्या किया जाता है, जॉब ऑफर किया जाता है। क्या किया जाता है, आपको जॉब ऑफर किया जाता है। Now coming to the next process which is placement and ओरिएंटेशन। यहाँ पे वंस एक बार आपने एम्प्लॉय को जॉब ऑफर कर लिया तो आपने उसका इंटरेस्ट टेस्ट लिया था, याद है आपको, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस में बताया था। सो उस इंटरेस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप उसका इंटरेस्ट एरियाज फाइंड आउट करते हो, ठीक है, उसके पोटेंशियल, उसके स्किल्स को फाइंड आउट करते हो, उसके एक्सपर्टाइज को फाइंड आउट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसको क्या करते हो, डिपार्टमेंट में, पर्टेनिंग डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, प्लेस करते हैं। देन कम्स दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑल्दो यू हैव द स्पेसिफिक नॉलेज, सर्टन क्वालिफिकेशन आप पजेस करते हो, करेक्ट है, जिसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सिलेक्ट किया होता है। बट उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द एम्प्लॉय फॉर्मलियर विद द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग कंडीशन, करेक्ट है। आपके पास बेसिक नॉलेज है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया वो किस तरीके से काम करता है, इसको इस चीज़ में एक्सपर्टाइज गेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको टाइम बिंग क्या करता है, आफ्टर एवरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मेथोडोलॉजी चेंज हुई है, तो आपको उससे फेमिलियर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, करेक्ट है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, सो दैट एम्प्लॉय क्या हो, 100% कॉन्फिडेंट हो और 100% मोटिवेशन के साथ वो अपनी ड्यूटीज़, अपने टास्क को क्या करे, परफॉर्म करे। हर ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने का, डेवलप करने के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अपने ग्रोथ का स्कोप नहीं दिखेगा, डेवलपमेंट का स्कोप नहीं दिखेगा, तो वो एम्प्लॉय आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा जहाँ उसको उसके तरक्की के रास्ते खुले होंगे, करेक्ट है। सो इन ऑर्डर टू रिटेन दी एम्प्लॉयज़ आपको उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रॉपर स्कोप देना है। यू हैव टू गाइड देम दैट व्हाट आर द वेज बाय ऑप्टिंग टू विच यू कैन इंक्रीज योर पोजीशन, या आप क्या ले सकते हो, अप्रेजल्स ले सकते हो। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे आते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में आप अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंसेस को, इफ़ दे आर वर्किंग रियली वेल, इफ़ दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, हर टास्क को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम वो बेस्ट पॉसिबल वे में अकम्प्लिश करते हैं, तो आपको उनकी परफॉर्मेंसेस को रिकग्नाइज करके अप्रिशिएट करना होता है,
करेक्ट, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग ना। अप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद है? जब आप अपने पूरी जी जान लगा के काम करते हो और कोई आपके काम को रिकग्नाइज नहीं करता तो थोड़े टाइम बाद आप डीमोटिवेट होने लगते हो, फिर आप उसको सिर्फ बर्डन समझ के वो काम अकम्प्लिश करते हो कि यार ये यहाँ जाके 9 से 6 की ड्यूटी करनी है सो दैट आई कैन अर्न माई लाइवलीहुड। वो फिर वो मोटिवेशन, वो एंथुजियाज्म, इनोवेशन का वो जो एक रहता है, वो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। करेक्ट है। सो इन ऑर्डर टू रिटेन ऑल दिस क्वालिटीज़ इन योर एम्प्लॉयज़, करेक्ट है, आप उनके परफॉर्मेंसेस को, इफ़ दे आर वर्किंग रियली वेल, आप क्या करोगे? अप्रिशिएट करोगे, अप्रेजल्स दोगे उनको, समटाइम्स इन अ मॉनेटरी फॉर्मेट, इंसेंटिव्स के फॉर्मेट्स में, समटाइम्स इन दी नॉन मॉनेटरी फॉर्मेट्स, आप उनको सर्टिफिकेट्स दोगे, सुपीरियर्स के सामने उनके परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करोगे। करेक्ट है। देन कम दी प्रमोशन एंड दी करियर प्लानिंग। ये कौन करता है? ये हमारा HR डिपार्टमेंट करता है। जो एम्प्लॉय जैसे काम करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको टाइम आफ्टर सर्टन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम क्या देना? प्रमोशन देना। हर जर्नली IT सेक्टर्स में हम अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ को ईयरली बेसिस पे उनके परफॉर्मेंसेस को मेजर करने के बाद उनको प्रमोशंस दिया जाता है। करेक्ट है। उनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट किया जाता है, उनकी करियर प्लानिंग की जाती है, जहाँ पे HR डिपार्टमेंट उनको फर्दर स्कोप देता है टू ग्रो देमसेल्फ इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गिव देयर 100% टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है कंपेंसेशन, डायरेक्ट कंपेंसेशन, इनडायरेक्ट कंपेंसेशन, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, वेजेस के बारे में डिसीजन लिया जाता है। नाउ-अ-डेज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरीज, तो IT फील्ड में जितने भी कंपनीज़ हैं, करेक्ट है, वो कैसे सैलरीज आपको ऑफर करती है? 60-40, 60% फिक्स, 40% वेरिएबल। करेक्ट है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्राइटेरिया होगा? नाउ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल के बेसिस पे ये क्राइटेरिया क्या करता है? डिफर करता है। सो हर एम्प्लॉय के लिए जस्टिफाइबल क्राइटेरियाज को डिटरमाइन करने का काम कहाँ होता है? स्टाफिंग प्रोसेस में होता है। So here we are done with the staffing. We tried to understand the staffing in this particular lecture with the help of the few meanings and introduction. Correct? Then we have seen the process of staffing, although it is not given into your textbook, but let me tell you that this is very important. So I'll just suggest you to go through with the staffing process, not from the concern of your board exams. It will going to help you out in your further लाइफ। करेक्ट है। जब आप आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। गो थ्रू विद द लेक्चर। इफ हैव एनी डाउट जस्ट टेक्स्ट मी आउट, I'll just be happy to give you the feedbacks. Thank you.